नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेवोल्यूशन यूपीएससी में। और मैं हूं ब्रजेश भारती, आपका दोस्त एंड होस्ट। प्लीज स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और बात करते हैं आज के सेशन की। तो आज के सेशन में हमारा जो महत्वपूर्ण सेगमेंट लेकर आए हैं वो हमारा दैनिक समसामयिकी, जो कि कल रात तक की सुर्खियां हैं उनको तो हमने इंक्लूड किया है। साथ ही हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण और हॉट टॉपिक है वो है हमारा वर्ष 2024 के प्रमुख पुरस्कार। इसकी हम जो चर्चा करेंगे वो वीडियो के अंत में करेंगे, क्योंकि हर एग्जाम में पुरस्कारों से लेकर क्वेश्चन आता ही आता है। इसकी भी चर्चा करेंगे और ये 2 से 3 वीडियो में हमारा खत्म हो जाएगा। चलिए पहले हम सुर्खियां देख लेते हैं, जो कल रात तक की सुर्खियां जो कि चर्चा में रही हैं। देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने सर्वाधिक निर्यात कहाँ किया? सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब या फिर रूस? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि भारत ने सर्वाधिक निर्यात कहाँ किया है। सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब या फिर रूस में? तो भारत ने सर्वाधिक निर्यात जो किया है वो किया है संयुक्त अरब अमीरात में। ऑप्शन बी इसका जो है सही हो जाएगा। की व्याख्या देखते हैं। देखिए, केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जो जारी आंकड़े हुए हैं उनमें बताया गया है कि भारत का सर्वाधिक निर्यात सबसे ज्यादा यूएई में हुआ है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में लगभग 35.6 अरब डॉलर का निर्यात किया, एक्सपोर्ट किया है। सेकंड स्थान पर सिंगापुर है और थर्ड स्थान पर है आपका यूके। इन तीनों ही कंट्री को आप याद रखेंगे, यूएई, सिंगापुर और यूके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट मेमत कहाँ प्रारंभ हुआ है? आइसलैंड, नॉर्वे, जापान या फिर कनाडा? दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट मेमत कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये हुआ है आइसलैंड में। आइसलैंड में इसको प्रारंभ किया गया है और ये आइसलैंड का तो सबसे बड़ा है ही है, दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट है। साथ ही ये आइसलैंड का दूसरा कार्बन कैप्चर प्लांट है। इससे पहले भी आइसलैंड में एक कार्बन कैप्चर प्लांट कार्य कर रहा है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, मेमत दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट है, जो कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये मेमत है। और इसका जो निर्माण है ये क्या है, स्विस कंपनी क्लाइमवर्क्स ने। देखिए, स्वीडन आइसलैंड में से पहले भी एक कार्बन कैप्चर प्लांट काम कर रहा था, ओरका भी क्या है, मेमत की तरह ही कार्बन कैप्चर डिवाइस या कार्बन कैप्चर प्लांट है। ये इसकी शुरुआत 2021 में हुई थी, हालांकि ये मेमत से थोड़ा छोटा है। मेमत क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट है। वहीं स्ट्रेटोस भी क्या है, ये भी कार्बन कैप्चर प्लांट है, लेकिन ये टेक्सास में अभी निर्माणाधीन है। ओके, तो ये अभी बन रहा है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। मेमत, ओरका और स्ट्रेटोस, इसका जो निर्माण कर रही है स्विस कंपनी क्लाइमवर्क्स, को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र इमिग्रेशन एजेंसी के अनुसार वैश्विक प्रेषण रेमिटेंसेस में 100 अरब डॉलर के आंकड़े को पार करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। भारत, चीन, मैक्सिको या फिर अमेरिका? तो 100 अरब डॉलर के आंकड़े को पार करने वाला दुनिया का जो पहला देश है रेमिटेंस के मामले में, तो वो है भारत। 111 अरब डॉलर का वैश्विक प्रेषण भारत ने लगभग प्राप्त किया है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। देखिए, अभी हाल ही में विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार जो शीर्ष 3 जो देश हैं वैश्विक प्रेषण के मामले में जो प्राप्त करता है, यानी कि जिसने सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त किया है, तो वो है भारत, उसके बाद है मैक्सिको और उसके बाद है चीन। तो ये 3 देश आप याद रखोगे, भारत, मैक्सिको और चीन। भारत ने लगभग 111 अरब डॉलर का जो है रेमिटेंस प्राप्त किया है। ये रेमिटेंस क्या होता है कि जो प्रवासी भारतीय होते हैं दूसरे या किसी और देश में जाकर जो रुपया या जो धन अपने मूल देश को भेजते हैं, वही क्या है, रेमिटेंस कहलाता है। तो प्रवासी भारतीयों ने वर्ष 2022 में अपने देश में 111 अरब डॉलर भेजे हैं।
ये क्या है, इतना रेमिटेंस जो है सबसे ज़्यादा अभी तक का जो रेमिटेंस है वो भारत ने कलेक्ट किया है या भारत ने प्राप्त किया है। वहीं 2000, ये देखिए डेटा है, 2015 में भारत ने 68 अरब डॉलर का रेमिटेंस प्राप्त किया था। वहीं 2022 में 111 अरब डॉलर का निवेश वो वैश्विक प्रेषण प्राप्त किया है। तो आप देख सकते हैं ग्रोथ इस 7 सालों में, यह क्योंकि ये आंकड़े अभी जारी हुए हैं लेकिन ये आंकड़ा है 2022 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एआई के लिए आईएसओ प्रमाणन आईएसओ 42001-2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली आईटी कंपनी कौन सी है? विप्रो, इंफोसिस, माइक्रोसॉफ्ट या फिर टीसीएस? बताइए आप लोग। एआई के लिए आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली आईटी कंपनी बनी है इंफोसिस। ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए जानते हैं इंफोसिस के बारे में थोड़ा। देखिए इंफोसिस, इसके जो संस्थापक हैं नारायण मूर्ति हैं, इसके सीईओ है सलिल पारेख और इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। ये इंफोसिस का मुख्यालय है। चलिए आज देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में जापान को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बना है चीन, भारत, अमेरिका या फिर रूस? जापान को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बना है, कौन बन सकता है? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। ये बना है अपना भारत। ऑप्शन बी तो सही हो जाएगा। ये व्याख्या देखते हैं। देखिए सौर ऊर्जा उत्पादक जो शीर्ष 3 देश हैं वो है, नंबर 1 पे है चाइना, और उसके बाद है अमेरिका, और नंबर 3 पर है भारत अपना। ठीक है, तो ये 3 देशों को ध्यान रखेंगे जो शीर्ष 3 सौर ऊर्जा उत्पादक देश हैं, चीन, अमेरिका और भारत। भारत ने जापान भारत ने जापान को पछाड़ दिया है, और जापान को पछाड़ने के साथ ही भारत क्या है, तीसरे स्थान पर आ गया है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये रिपोर्ट जो है ये यूके स्थित वैश्विक थिंक टैंक कैंपर द्वारा प्रकाशित की गई थी। जो 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट में इसमें कहा गया था कि भारत 2023 में जापान को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि 2015 में भारत विश्व में 9वें स्थान पर था। तो आप ध्यान देख सकते हैं 2015 से 2023 में भारत ने कितने अंकों की बढ़त की है। भारत बना है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश। चलिए नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में किसे व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 यानी कि ग्रीन ऑस्कर से सम्मानित किया गया है? व्हिटली गोल्ड अवार्ड जो है इसको ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। तो इससे जो सम्मानित किया गया है, क्या डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, नीलम शरण गौर, डॉक्टर रवि कन्नन आर और मिशेल टेला ग्रांड? बताइए आप लोग। तो व्हिटली गोल्ड अवार्ड यानी कि ग्रीन ऑस्कर से जो सम्मानित किया गया है, ये किया गया है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। ये है असम की रहने वाली और विशेषता जीव विज्ञानी है, यानी कि पक्षियों, पशुओं और नेचर के प्रति संघर्ष या कार्य कर रही हैं। देखिए ग्रीन ऑस्कर से इनको सम्मानित किया गया है पूर्णिमा देवी वर्मा, और ये दूसरी बार है जब इनको ये अवार्ड मिला है। ये असम की रहने वाली हैं। पहली बार इनको 2017 में ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अच्छा, क्यों दिया गया है? तो ये एक हरिगिला पक्षी, असमिया भाषा में एक सारस जो होता है, तो असमिया भाषा में हरिगिला पक्षी बोला करते हैं। तो हरिगिला पक्षी के बचाव के लिए जो किए गए प्रयास हैं उनके लिए इनको दिया गया है। ये इनकी फोटो देख सकते हैं। ये है डॉक्टर पूर्णिमा देवी और इनके पीछे सारस की तस्वीर आप देख सकते हैं। डॉक्टर बर्मन का जो लक्ष्य है वो वर्ष 2030 तक हरिगिला पक्षी की आबादी को दोगुना कर 5000 तक पहुंचाना है। इन्होंने वर्ष 2022 में चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार भी जीता था, जो कि यूएनईपी के द्वारा दिया जाता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार भी इनको 2022 में मिला था। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। अच्छा, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेती हैं व्हिटली गोल्ड अवार्ड के बारे में, क्योंकि जितना चर्चित अवार्ड है और इतना प्रसिद्ध है। देखिए प्रदानकर्ता जो है वो है व्हिटली फंड फॉर नेचर, यानी कि WFN के द्वारा ये दिया जाता है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1983 में, लेकिन इस अवार्ड की जो शुरुआत है वो हुई थी 2007 में। तो ये आप ध्यान रखेंगे।
अवार्ड की शुरुआत होती है 2007 में, और जबकि विटली फंड फॉर नेचर की जो शुरुआत है, ये स्थापना है, ये 1993 में हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आलिया भट्ट, करीना कपूर, दीपिका पादुकोण या फिर सोनाक्षी सिन्हा? तो यूनिसेफ इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? ये किया है करीना कपूर को। ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए कुछ और जानते हैं यूनिसेफ के बारे में। देखिए, करीना कपूर को यूनिसेफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वहीं यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इसकी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं कैथरीन रसेल। और आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि ये कैथरीन रसेल कहाँ की निवासी हैं। वहीं यूनिसेफ की जो स्थापना हुई थी उसके पीछे का जो कारण था वो था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बच्चों की आपूर्ति और सहायता प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसके द्वारा यूनिसेफ की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के द्वारा यूनिसेफ की स्थापना की गई है 11 दिसंबर 1946 को। इसका कार्य है बच्चों की स्वास्थ्य, शिक्षा और देखभाल संबंधी या उनको सहायता प्रदान करने से जुड़े मुद्दों को ये बार बार उठाती रहती है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हाल ही में मैड्रिड ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? क्रिस्टीना बुक्सा, इगा स्विटेक, आर्याना सवालेंका या सारा सोरेव्स? तो हाल ही में मैड्रिड ओपन 2024 का जो महिला एकल का खिताब है ये जीता है इगा स्विटेक। ये है पोलैंड की निवासी हैं और विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं इगा स्विटेक। चलिए जानते हैं इनके बारे में। देखिए, ये हैं इगा स्विटेक, विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी हैं। मैड्रिड ओपन 2024 में इन्होंने महिला एकल वर्ग का खिताब यानी कि जीता है, और ये पहला मैड्रिड ओपन खिताब है इनका। इगा स्विटेक इनका पहला मैड्रिड ओपन खिताब है। ये जो उपविजेता रही हैं, इनके सामने इन्होंने आर्याना सवालेंका को हराया है। आर्याना सवालेंका ये बेलारूस की हैं, ये उपविजेता रही थी। वहीं पुरुष एकल की बात करें तो पुरुष एकल में जो विजेता हैं वो हैं एंड्रे रूबलेव। एंड्रे रूबलेव ये रूस के हैं, और रूस इनके जो एंड्रे रूबलेव का ये दूसरा मैड्रिड ओपन खिताब है। वहीं एंड्रे रूबलेव ने जो हराया है वो है फेलिक्स ऑगर आलियास सिमे को। ये है कनाडा के, तो ये उपविजेता रहे हैं। ठीक है, आप उपविजेता को भी ध्यान रखेंगे और विजेता को भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2024 के लिए पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में किसे चुना गया है? द न्यूयॉर्क टाइम, रॉयटर्स, द वाशिंगटन पोस्ट या लॉस एंजलस टाइम को? तो पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में चुना गया है द न्यूयॉर्क टाइम्स को। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए न्यूयॉर्क टाइम। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स को चुना गया था। वहीं ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी के लिए रॉयटर्स को चुना गया है, और फीचर फोटोग्राफी के लिए एसोसिएटेड प्रेस के फोटोग्राफी से आपको चुना गया है। तो ये पूरी एक लिस्ट है, आप लोग देख सकते हैं। सार्वजनिक सेवा के लिए प्रोपब्लिका के लिए चुना गया है। वहीं खोजी रिपोर्टिंग के लिए अन्ना ड्रेयर यानी कि द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए ही चुना गया है। एक पूरी लिस्ट है, इसको आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित किया गया था? फ्रांस, नेपाल, अमेरिका या फिर श्रीलंका? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति भारत और फ्रांस की सेना के बीच आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति ये इसका 7वां संस्करण है, और ये द्विवार्षिक होता है। इससे पहले छठा संस्करण जो हुआ था वो 2021 में हुआ था, और 2021 में जो है फ्रांस में किया गया था आयोजित। और इस बार का जो है ये भारत में आयोजित हो रहा है, उमरोई मेघालय में। भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी 2011 में हुई थी। तो भारत और फ्रांस के बीच कुछ और सैन्य अभ्यास भी होते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। एक होता है अभ्यास वरुण।
जो कि भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच होता है। और एक होता है अभ्यास गरुण, जो भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच आयोजित होता है। तो ये हमने 3 अभ्यास देखे, यानी कि संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति, अभ्यास वरुण और अभ्यास गरुण। चलिए नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट आज का हमारा जो अंतिम जो विशेष हमारा टॉपिक था वो था प्रमुख पुरस्कार। तो प्रमुख पुरस्कारों के रूप में हम आज लेके आए हैं वर्ष 2024 के जो महत्वपूर्ण यानी कि जो 100% 4 रेटिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं या पुरस्कार हैं उनको तो एक बार देख लेते हैं उन सभी को। एबेल पुरस्कार 2024 ये मिला है मिशेल टेलाग्रैंड, जो कि फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं, फ्रांसीसी वैज्ञानिक। प्रिtzker आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 ये मिला है रिकेन यामामोटो को। वहीं खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार ये भारत को सम्मानित किया गया है इससे। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये मिला है शशि थरूर को। अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 ये मिला है एलेक्स डॉक्सन, स्वीडन की रहने वाली है। वहीं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल चॉइस अवार्ड 2023 ये मिला है नीमा सरीखानी को। नीमा सरीखानी को मिला है, इन्होंने बर्फ पर सो रहे भालू की एक तस्वीर क्लिक की थी। तस्वीर के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल चॉइस अवार्ड दिया गया है। और ये हैं ब्रिटिश नागरिक हैं, ब्रिटेन की रहने वाली हैं नीमा सरीखानी। चलिए कुछ और पुरस्कारों की बात करते हैं। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये वर्ष 2024 में दिया गया है, हालांकि 2023 का पुरस्कार है लेकिन ये अभी 2024 में ही वितरित किए गए हैं। ये मिला है उर्दू कवि गुलजार साहब को और जगत गुरु रामभद्राचार्य को। वहीं 57वां जो पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार वो मिला है कोंकणी उपन्यासकार दामोदर माउजो को। 33वां व्यास सम्मान 2023 किसे मिला है, तो ये मिला है पुष्पा भारती को। इनका जो उपन्यास था यादें यादें और यादों के लिए, ठीक है। पुष्पा भारती ये उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से रहने वाली हैं। वहीं 32वां ज्ञान चतुर्वेदी मिला है, 32वां जो मिला है वो मिला है ज्ञान चतुर्वेदी को। इनकी जो कृति थी पागल खाना उसके लिए इनको सम्मानित किया गया है। वहीं 33वां सरस्वती सम्मान 2023 ये मिला है प्रभा वर्मा को। और इनका जो उपन्यास है रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया है। वहीं 32वां जो सरस्वती सम्मान है ये मिला है शिव शंकरी को दिया गया था। इनकी जो तमिल पुस्तक थी सूर्यवंशम के लिए। 32वां सम्मान किसे मिला था, शिव शंकरी की तमिल पुस्तक सूर्यवंशम के लिए। 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 मिला है वहीदा रहमान को। और 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है आशा पारेख को, 2020 में दिया गया था। और 53वां 2023 में दिया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार थे जिनकी हमने चर्चा की है। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।